बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलाम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ एंड द फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। क्लियर? लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़े थे वो था हमारा चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्जिंग एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आज उसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आज का हमारा कूलाम्स लॉ। अब देखिए, कूलाम्स लॉ की बात करें तो उससे पहले ये समझ लेते हैं कि जब हमने लास्ट टाइम चार्ज पढ़ा था तो चार्ज की एक बेसिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। क्या बेसिक प्रॉपर्टी थी कि इफ़ देयर आर टू सिमिलर चार्जेस, सिमिलर मतलब लाइक चार्जेस, देन दे विल रिपेल। लाइक चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर हम यहीं पर पेयर ले लें किसका? अनलाइक चार्जेस का, दैट मीन्स अपोजिट चार्जेस का, देन दे विल अट्रैक्ट। बट सिमिलर चार्जेस हैं, रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिपल्शन एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो फोर्स कौन सा वर्क करता है ये तो हमको मालूम पड़ गया था, बट कितना फोर्स वर्क करता है इसको अभी तक हम नहीं समझ पाए थे। इसी बारे में हम समझेंगे कूलाम्स लॉ में। बेसिकली अगर बात करी जाए तो कूलाम्स लॉ है क्या? सपोज यू हैव टू चार्जेस, Q1 and Q2 and they are placed at r distance from each other. Q1 and Q2 and they are placed at r distance from each other. Then according to the Coulomb's law, the force of attraction or repulsion, simply electrostatic force. If two charges are situated at r distance from each other, then the force of attraction working between them is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of distance between them. ये लॉ है। देखिए, ये लॉ सिमिलर होता है जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कुछ उसी से मैच करता है। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक वैसे ही जब हम चार्जेस के बीच फोर्स की बात करते हैं, वी नो whenever two charges are present near to each other then they will attract or repel, and in that case the force of electrostatic force is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर लें, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज करते हैं तो हमको क्या मिलता है? F is directly proportional to Q1 into Q2 upon R square। प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे, देन वी नो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड होगा। सपोज यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है K, और ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? F इज इक्वल K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर? अगर हम इस फॉर्मूले में बात करें तो यहाँ पर K एक कांस्टेंट है, और ये जो K कांस्टेंट आ रहा है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्लियर? ये जो फॉर्मूला आया है इसी फॉर्मूले को बोला जाता है कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? सिंपली इफ टू चार्जेस आर प्रेजेंट इन एनी मीडियम देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, या हम सिंपली बोल सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्किंग बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये क्या होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो इक्वल के साथ एक कांस्टेंट ऐड होगा, और इसी कांस्टेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखिए, ये जो कांस्टेंट आपका आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये क्या होता है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? अब यहाँ पर हमने दो चार्ज लिए हैं। सपोज दोनों चार्ज अगर हमारे पॉजिटिव होंगे तो हमको ये भी मालूम है कि इनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो कौन सा होगा? रिपल्सन होगा। तो अभी हम यहाँ पर शो कर लेते हैं कि यहाँ पर फोर्स कौन सा वर्क कर रहा है? रिपल्सन। कितनी वैल्यू आ गई ये? अब अगर हम इस K की बात करें तो K की वैल्यू क्या होती है? इन एयर, या फिर हम बात करते हैं इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब है वैक्यूम और एयर। अगर हम वैक्यूम और एयर में बात करते हैं तो फ्री स्पेस में यानी कि वैक्यूम और एयर में ये जो K होता है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
that is also equals to 9 into 10 to the power 9 and the unit is Newton into meter square per coulomb square. Clear? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अब यहाँ पर एक कांस्टेंट फिर से आ गया, यहाँ पर एक कांस्टेंट नया फिर से इंट्रोड्यूस हो गया. ये क्या हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट. अब इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं वो भी समझ लीजिए. ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अब यहाँ पर इसकी वैल्यू की अगर बात आती है तो वैल्यू कितनी होगी वो भी समझ लीजिए. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12. कैसे आई? आप यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, इससे आप इसको कंपेयर करिए. एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाइए, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 1 के अपॉन में लेके आइए, 4 पाई की वैल्यू रखिए. फिर सॉल्व करके आपको मिलेगा वो मिलेगा 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12. अब देखिए ये और के कैसे हैं, रेसिप्रोकल्स में है, तो इसका जो यूनिट होगा वो इसका रिवर्स हो जाएगा. कितना हो जाएगा? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. क्लियर? तो बड़ा इजी है. अगर के की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं कहाँ पर, फ्री स्पेस में या एयर में, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है? के की वैल्यू आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ऑल्सो इक्वल 9 इंटू 10 टू दी पावर 9. बट अगर यही चार्जेस आपके एयर या फ्री वैक्यूम के अलावा किसी अदर मीडियम में हो, सपोज हम ये मान लेते हैं कि ये सिस्टम ऑफ चार्ज था, ये हमने डिप कर दिया, किसमें? वाटर में डिप कर दिया, या किसी मीडियम अदर मीडियम के अंदर रख दिया. तो जब आप अदर मीडियम्स की बात करोगे तो अदर मीडियम्स के लिए क्या कंडीशन बनेगी इसकी वो भी समझ लीजिए. फॉर अदर मीडियम्स, अगर आप अदर मीडियम की बात करते हो तो अदर मीडियम्स के लिए जो आपका के होता है, इस के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन. क्लियर? और यहाँ पर जब आप एप्सिलॉन की बात करते हो, ये जो आपका एप्सिलॉन है ये है क्या? इट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम. इट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम. क्लियर? और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये इसकी वैल्यू होती है. तो अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट पे कांस्टेंट हमको मिलते जा रहे हैं. हमने के की वैल्यू फाइंड करी वैक्यूम में तो हो गया, वैक्यूम में ये आ गई 9 इंटू 10 टू दी पावर 9. यहाँ से हमको एक कांस्टेंट मिला एप्सिलॉन नॉट, ये 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12. बोलते थे इसको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. बट अगर अदर मीडियम के लिए बात कर रहे हैं तो यही के की वैल्यू क्या हो रही है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन. एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आती है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर. यहाँ पर फिर से हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये एप्सिलॉन आर क्या है. इट इज कॉल्ड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, या इसी को बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. और ये जो आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल के से. किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल के से. तो सिंपली अगर हम कूलम्स लॉ को समझे बहुत इजीली, तो whenever two charges are present near to each other in any medium, then according to the Coulomb's law, the force, electrostatic force working between them is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of distance between them. तो commonly एक फार्मूला हमारे पास आ जाता है F is equal K into Q1 Q2 upon R square. K की वैल्यू मीडियम वाई मीडियम वेरी होती है, उसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है यहाँ पर. ठीक है? अब यहाँ पर एक बात समझिए, ये जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ की दो लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट
कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। दैट मीन्स हम ऐसे सिस्टम को कंसीडर करेंगे जिसका टोटल चार्ज एक पॉइंट पर कंसीडर किया जा सके, एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होता है, तो पॉइंट चार्जेस के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे। सेकेंड, अगर हम बात करें तो इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर स्टैटिक चार्जेस, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो रेस्ट चार्जेस के केस में ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर चार्ज मोशन में है तो फार्मूला चेंज हो जाएगा फोर्स का। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए फोर्स का फार्मूला तो हमको मिल गया, बट हमको ये भी मालूम है कि जो आपका फोर्स है ये कैसी क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स इट ऑल्सो हैव डायरेक्शन। वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड बाय यूजिंग दिस फार्मूला, बट व्हाट इज अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन भी तो चाहिए ना हमको। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन के लिए हमको इसका वेक्टर फॉर्म फाइंड करना पड़ेगा। तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो हम उसी पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब देखिए वेक्टर फॉर्म क्या है, एक सिंपल सा लॉजिक समझिए। क्लास 11th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको बोलते थे यूनिट वेक्टर। क्या बोलते थे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता था, क्या कॉन्सेप्ट था यूनिट वेक्टर का? इफ एनी स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर देन इट विल कन्वर्टेड इन वेक्टर। किसी भी स्केलर को अगर आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? या मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर मैग्नीट्यूड में भी चेंज आता है, नहीं आता? तो उसका आंसर ये है कि अगर आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट वेक्टर मीन्स ए वेक्टर क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड 1 एंड इट ओनली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका यूज हम केवल और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हमने फाइंड करा है एफ को, तो अगर हम एफ से एफ वेक्टर की तरफ जाना चाह रहे हैं तो क्या होगा वो समझ लीजिए। एफ मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर इज नोन एज एफ वेक्टर। क्लियर? अब इसको समझ लीजिए, किसी भी स्केलर को हमने वेक्टर से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, वो बदल गया वेक्टर क्वांटिटी में। अब मानिए कि वेक्टर में अगर हमको फोर्स निकालना है तो हम कैसे वेक्टर में फोर्स को फाइंड कर सकते हैं वो समझिए। सपोज देयर आर टू चार्जेस, आपके पास दो चार्ज हैं और दोनों चार्जेस को हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्लियर? कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपकी वाई एक्सिस, ये है आपकी एक्स एक्सिस। और सपोज आपके पास दो चार्ज हैं, आपने इस टाइप से दो चार्ज लिए हुए हैं। एक चार्ज आपका ये रहा, एक चार्ज आपका ये रहा। क्लियर? और इन दोनों चार्जेस की अगर हम बात करें तो इन दोनों चार्जेस के जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फ्रॉम ऑरिजिन, अगर ऑरिजिन से हम इसकी बात करें, ये चार्ज आपका Q1 है, ये चार्ज आपका Q2 है। अगर इनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, R1 वेक्टर, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, R2 वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको मालूम है दोनों चार्जेस के फ्रॉम ऑरिजिन। अब हमें फाइंड करना है इनके बीच फोर्स, और जो फोर्स रहेगा वो फोर्स हमें किस फॉर्म में फाइंड करना है, वेक्टर फॉर्म में। तो अब बेटा देखो, एज वी नो देयर आर टू चार्जेस, अगर इन दोनों को हम पास रखेंगे या तो इनके बीच अट्रैक्शन लगेगा या इनके बीच रिपल्सन। नॉर्मली हमने दोनों चार्जेस को पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है, तो दोनों पॉजिटिव दैट मीन सेम नेचर के, तो इनके बीच में क्या हुआ, रिपल्सन। एक फोर्स इस पर लगेगा इधर, एक फोर्स इस पर लगेगा इधर, रिपल्सन लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब देखिए ये फोर्स किस पर लग रहा है, 1 पर, ये वाला किसने लगाया, 2 ने, तो इस फोर्स को लिखेंगे F12 वेक्टर। ये वाला फोर्स किस पर लग रहा है, 2 पर लग रहा है, किसने लगाया होगा, 1 ने लगाया होगा, तो इसको लिखेंगे F21 वेक्टर। क्लियर? फोर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, चार्जेस होने चाहिए और उनके बीच की डिस्टेंस। बट अभी इसमें क्या है, इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फ्रॉम ऑरिजिन, इन दोनों के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस हमारे पास नहीं है। तो अगर हमें इन दोनों के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करनी है तो एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर हम डिस्टेंस को फाइंड करें, और डिस्टेंस को फाइंड करते टाइम देखिए क्या लॉजिक लगाते हैं, अगर हम Q1 से Q2 की तरफ जाएं,
Q1 से Q2 की तरफ जाते हैं, तो Q1 से Q2 की तरफ जाएंगे तो ये वेक्टर हमको मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे, R12। और अगर हम डिस्टेंस Q2 से Q1 की तरफ फाइंड करते हैं, किधर से किधर, Q2 से Q1 की तरफ फाइंड करते हैं, इधर से इधर, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी R21। क्लियर, देख लीजिए और समझ लीजिए फिर से। ये हमने जो ली है डिस्टेंस, ये क्या है, 2 से 1 की तरफ है, और 2 से 1 की तरफ है इसलिए हमने R21 लिखा हुआ है। दूसरी डिस्टेंस हमने 1 से 2 की तरफ कंसीडर की हुई है, और जब हम 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, दिस इज R12। क्लियर। बट यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि R12 और R21 दो डेफिनेट पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, तो इन दिस केस R12 वेक्टर इज इक्वल किसके होगा, -R21 वेक्टर के। या फिर अगर हम इसको चाहें तो मैग्नीट्यूड वाइज हम क्या लिख सकते हैं, R12 मोड ऑफ R12 इज इक्वल मोड ऑफ R21 दैट इज इक्वल R। ये हम कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये तो पूरा सिस्टम हमने डिजाइन कर लिया वेक्टर फॉर्म में फाइंड करने के लिए। अब देखिए यहाँ से आपके पास वेक्टर फॉर्म में क्या निकल रहा है, F वेक्टर इज इक्वल F इंटू एन कैप। F वेक्टर इज इक्वल F इंटू एन कैप। आते हैं उसी पे यहाँ पे समझते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है F वेक्टर इज इक्वल F इंटू एन कैप। इस हिसाब से हमको दोनों फोर्स फाइंड करने हैं। पहला फोर्स कौन सा है, F12 वेक्टर, कितना होगा समझिए। F12 वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो सिंपली फॉर्मूला हमारे पास क्या आया है, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होता ना, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब R देखो दो है, R12 और R21, कौन सा लेना है, तो अब देखो F12 ले रहे हैं ना, 12 की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। R12 और R21 में कौन उसकी डायरेक्शन को मैच कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, ये कर रहा है। 12 की डायरेक्शन को कौन मैच कर रहा है, R21 कर रहा है उसी की डायरेक्शन में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, R21 स्क्वायर। या हम इसको R12 मोड और R21 मोड को हमने R कंसीडर किया हुआ है, तो अभी तो हम इसको R कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इसको R स्क्वायर कर लिया। इनटू बात आती है यूनिट वेक्टर की। तो बेटा देखो यूनिट वेक्टर में कौन मैच कर रहा है इसको, 12 को कौन मैच कर रहा है, R21 मैच कर रहा है, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या आएगा, R21 कैप। क्लियर। आगे बात करते हैं, अगर आगे बात करी जाए देन F21 कितना होगा, 12 तो हमने फाइंड कर लिया। F21 की बात करते हैं तो सिंपली देखो K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। बात वहीं पे आ जाती है कि यूनिट वेक्टर इसके लिए हम कौन सा लेके आएंगे, तो बेटा देखो 21 नीचे की तरफ है और इसको कौन मैच कर रहा है, 12 या 21, 21 ये है, 12 ये है। अब देखो R12 की डायरेक्शन इससे मैच हो रही है, R12 की डायरेक्शन इससे मैच हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, R12 कैप हो जाएगा। क्लियर। अब बात ये आती है कि ये जो R12 वेक्टर है या R21 वेक्टर है, इनकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखिए। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर उस चीज़ को समझेंगे। अब यहाँ पर देखो ये पूरा हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, यहाँ पर हमने दो यूनिट वेक्टर यूज़ किए हैं। एक किया है R12 कैप, और ये R12 कैप होता क्या, यूनिट वेक्टर होता क्या है। यूनिट वेक्टर मतलब इफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, एनी वेक्टर क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसकी अगर बात करेंगे तो हम इसको लिखेंगे R12 वेक्टर अपॉन R, क्योंकि मोड ऑफ R12 को हम R कंसीडर कर चुके हैं। क्लियर। इसी टाइप से अगर हम दूसरे वाले का देखें तो दूसरे वाले का क्या होगा,
R21 कैप की वैल्यू क्या होगी, R21 वेक्टर अपॉन R क्या होगी वैल्यू, R21 वेक्टर अपॉन R। अगर हम वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी R21 वेक्टर अपॉन R। क्लियर। तो इसकी वेक्टर फॉर्म में हमको दो फॉर्मूले मिले हैं, एक ये मिला है F12 वेक्टर के लिए और एक ये मिला है F21 वेक्टर के लिए। ये कंडीशन तब है जब रिपल्सन। अगर देखो अट्रैक्शन होता, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता, तो F12 किधर हो जाता, अंदर, तो 12 की डायरेक्शन 12 से मैच कर जाती, तो 12 के साथ 12 आता है यहाँ, और 21 भी अंदर की तरफ होता अट्रैक्शन, तो 21 की डायरेक्शन 21 से मैच कर जाती, तो 21 के साथ यहाँ 21 आता। ये जो केस है ये रिपल्सन का केस है। क्लियर। यहाँ पर हमने R12 वेक्टर और R21 वेक्टर की भी बात की, ये वैल्यूज आ रही हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हम और क्लियर कर लेते हैं कि अगर हमको वैल्यू फाइंड करनी हो R12 वेक्टर की और R21 वेक्टर की तो क्या आएगा। देखो क्लास 11th में हमने एक कॉमन फार्मूला स्टडी किया था। क्या फार्मूला स्टडी किया था कॉमन, कि मान लीजिए आपके पास दो कंटिन्यू वेक्टर्स हैं, ये A और ये B। कैसे वेक्टर्स हैं, कंटिन्यू वेक्टर्स हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आता था वो इस टाइप से आता था R। दो कंटिन्यू वेक्टर्स थे, A वेक्टर B वेक्टर, तो इस कंडीशन में हम क्या लिखते थे, देन हमको मालूम था कि जो R वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर के। नाउ इसी कंडीशन में देखो, इसी कंडीशन में अगर हम देखें तो कंटिन्यू वेक्टर्स के पेयर बनाते हैं। पहले R12 के लिए बनाते हैं। R12 देखो ये रहा, किसके साथ कंटिन्यू में है, R1 के साथ। R1 और R12 कंटिन्यू में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, ये कंटिन्यू में आ गए। ये किसके इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे R2 के। देखो ये इधर से इधर, ये R1 एरो इधर गया, यहीं से कंटिन्यू करके एरो इधर आया। अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ट्राइंगल बनाने के लिए जो थर्ड साइड है वो अपोजिट ले ली जाती है, तो अपोजिट में R2 आया यहाँ पे। अगर हम इस फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड करें तो इस फॉर्मूले से हमको वैल्यू क्या मिलेगी, इस फॉर्मूले से हमको वैल्यू मिलेगी R12 वेक्टर इज इक्वल होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी। अगर हम यहाँ से R12 की वैल्यू फाइंड करें तो R1 उधर जाएगा, और जब R1 उधर जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, R12 वेक्टर इज इक्वल R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर। ठीक है। अब इसी से अगर आप दूसरा फाइंड करना चाहो तो देखो ये रिलेशन हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि R12 इज इक्वल क्या होता है, माइनस ऑफ R21 वेक्टर, रिवर्स अपोजिट, तो -21 माइनस लगाओगे तो ये साइन इसके उलट जाएंगे, जैसे ही साइन उलटेंगे तो ये क्या होगा, ये फिर बनेगा आपका R21 वेक्टर इज इक्वल R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर। तो बेसिकली अगर आपसे वेक्टर फॉर्म पूछी जाती है कूलम्ब्स लॉ की, तो वेक्टर फॉर्म हमारी यहीं तक है। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, लेकिन हम पूरा एक ट्रीटमेंट, पूरा एक ऑपरेशन करके आपको दिखा रहे हैं कि हमने कैसे फाइंड किया। आपको दो वेक्टर मालूम थे, दो चार्जेस थे Q1 और Q2, कहाँ पर थे, दे आर सिचुएटेड एट इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R1 एंड R2। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R1 एंड R2 है, इनके बीच की डिस्टेंस जो R होगी दैट मे बी R1 टू R2 और फ्रॉम Q1 टू Q2 और फ्रॉम Q2 टू Q1। तो R12 भी बन सकती है, R21 भी बन सकती है। दोनों की हमने बात करी कि R12 और R21, तो फोर्स भी यहाँ पे दो है। एक फोर्स लग रहा है Q1 पे जो Q2 लगा रहा है, तो उसको F12 वेक्टर बोला है। दूसरा लग रहा है किस पर, Q2 पर Q1 लगा रहा है, तो उसको F21 वेक्टर बोला है। इसके अकॉर्डिंग हमने डायरेक्शन देख ली, F12 से R21 की मैच कर रही थी तो यूनिट वेक्टर उसके साथ आ गया,
और F21 से R12 की मैच कर रही थी तो यूनिट वेक्टर उसके साथ आ गया। अब इन यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपको सब कुछ ये मालूम हो गया। फटाफट इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर चलते हैं आगे। क्लियर? चलिए देखिए, ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है आपको फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अभी जो हमने स्टडी किया वो क्या था, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस की, कि अगर सब मान लीजिए किसी सिस्टम में इफ देयर आर मोर देन 2 चार्जेस देन व्हाट इज द नेट अमाउंट ऑफ फोर्स वर्किंग ऑन एनी इंडिविजुअल चार्ज। मतलब आपके पास एक सिस्टम है, मान लीजिए हमारे पास ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हमने कई चार्ज पार्टिकल्स कंसीडर किए हुए हैं। एक चार्ज पार्टिकल ये रहा Q1, एक चार्ज पार्टिकल ये रहा Q2, एक चार्ज पार्टिकल ये रहा Q3, एक ये रहा Q4। अब मैं आपसे बात करूं व्हाट इज द नेट अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन Q3, तो देखो Q3 पर Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा और Q4 भी फोर्स लगाएगा, सारे फोर्स लगाएंगे इस पर। जब सारे इस पर फोर्स लगाएंगे तो इन सब फोर्सेस का अगर हम बात करें डायरेक्शन भी अलग अलग होगी, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, सबकी डायरेक्शन भी अलग अलग होगी। तो नेट फोर्स जब हम बात करेंगे तो हम डायरेक्टली तो ऐड कर नहीं सकते, फिर हम क्या करते हैं, उनका वेक्टर सम करते हैं, और इसी पूरे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सुपरपोजिशन, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। है क्या, सपोज इन एनी सिस्टम देयर आर more than 2 charges like Q1, Q2, Q3, Q4, clear, and this is Qn, n charges हमने कंसीडर किए हुए हैं, and we have to find the net amount of force on Q1। हमको क्या करना है, Q1 पर नेट अमाउंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो Q1 पर कितने फोर्स वर्क करेंगे, एक फोर्स लगेगा इसका, इसका लगेगा एक फोर्स लगेगा इसका n वाले का, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में हो गया, ये हमने मान लिया Fn। एक लगा इसका, ये इस डायरेक्शन में होगा, इसको हमने माना F12 वेक्टर, ये Fn वेक्टर। एक फोर्स इस पर कौन लगाएगा, 3 वाला लगाएगा, एक फोर्स लगा इस पर, ये क्या हो गया F13 वेक्टर। एक फोर्स ये लगाएगा 4 वाला इस पर, तो ये क्या होगा F14 वेक्टर। क्लियर? अगर हम इस टाइप से बात करें नेट अमाउंट ऑफ फोर्स की, तो इस कंडीशन में क्या होगा, नेट अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, नेट अमाउंट ऑफ फोर्स या सिंपली नेट फोर्स, अमाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, वो मैग्नीट्यूड में चला जा सकता है, तो नेट फोर्स ऑन Q1 कितना होगा बेटा, नेट फोर्स। अब देखिए कितना होगा, फॉर्मूला आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो नेट फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स 12, फोर्स 13, फोर्स 14 एंड सो ऑन n तक। क्लियर? ये अमाउंट आएगा नेट फोर्स का। अब यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर सेपरेटली सबकी वैल्यू फाइंड करें तो सेपरेटली सबकी वैल्यू कितनी आने वाली है, कूलम्ब्स लॉ से F12 वेक्टर इज इक्वल क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। F13 कितना आएगा, F13 वेक्टर की अगर आप वैल्यू फाइंड करते हो, इट इज इक्वल K Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। F14 कितना आएगा, K इंटू Q1 Q4 अपॉन R14 स्क्वायर इंटू R14 कैप। और अगर हम इसी टाइप से n तक का फाइंड करें तो कितना आएगा, K Q1 Qn अपॉन Rn स्क्वायर इंटू R12n कैप। क्लियर? तो ये इंडिविजुअल फोर्सेस आ रहे हैं।
अब इन्हीं इंडिविजुअल फोर्सेस को अगर हमको नेट फोर्स फाइंड करना है तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, द नेट अमाउंट ऑफ फोर्स वर्किंग ऑन एनी इंडिविजुअल चार्ज इज इक्वल to the vector sum of forces working on that charge due to the remaining charges. जिस चार्ज पर हमें फोर्स लगाना है, इस चार्ज पर बचे हुए जितने भी चार्ज हैं वो जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम वो नेट फोर्स के इक्वल होता है. दिस इज द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. इसी को हम बोलते हैं फोर्स वर्किंग बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. अगर हम इन सब को ऐड करें तो देखो कॉमन क्या क्या आएगा? सब में k कॉमन आएगा, सब में q1 कॉमन आएगा. k और q1 सब में कॉमन रहेगा, तो जब k और q1 सब में कॉमन रहेगा तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? दैट इज इक्वल k इंटू q1 कॉमन आएगा इन ब्रैकेट q2 अपॉन r12 स्क्वायर r12 कैप प्लस q3 अपॉन r13 स्क्वायर r13 कैप प्लस q4 अपॉन r14 स्क्वायर r14 कैप. और अब 2 कितने तक? qn अपॉन rn स्क्वायर इंटू rn कैप. क्लियर? अब इन सब में देखिए ये आ गया आपका नेट अमाउंट ऑफ फोर्स वर्किंग ऑन एनी इंडिविजुअल चार्जेस ड्यू टू द ग्रुप ऑफ चार्जेस, नेट फोर्स ये आ गया. अगर हम इसी को चाहें तो हम इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं, और इसकी एल्जेब्रिक फॉर्म क्या बनेगी वो समझ लीजिए. इसकी जो एल्जेब्रिक फॉर्म आएगी वो आएगी आपकी एफ नेट इज इक्वल k इंटू q1 समेशन i इज इक्वल टू से हमने लिया है इसका से i इज इक्वल n कितने qi अपॉन ri स्क्वायर इंटू ri कैप. क्लियर? ये जो आपका बनेगा ये आएगा आपका फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. ठीक है? तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है. इसमें आप सारे फोर्सेस के जो इंडिविजुअल चार्ज हैं, इंडिविजुअल चार्जेस के कारण उस एक चार्ज पर अलग अलग फोर्स फाइंड कर लीजिए और सारे फोर्सेस का आप वेक्टर सम कर लीजिए. नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और नीट में भी या जेई में भी आते हैं क्वेश्चन कुछ इससे रिलेटेड. करेंगे हम इससे, नोट कर लीजिए तब तक इसको. चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इन टॉपिक से रिलेटेड जो आज हमने पढ़े. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए. A charge q is divided in two parts such as small q and capital Q minus small q. Obviously दूसरा तो नहीं बचेगा. एक चार्ज कैपिटल Q था, उसमें से स्मॉल q को अलग कर लिया तो एक पार्ट बन जाएगा स्मॉल q, दूसरा पार्ट क्या बनेगा? स्मॉल q और कैपिटल Q माइनस स्मॉल q. आगे क्या दिया है? इफ द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम व्हेन q रेशियो q इज, अगर इन दोनों के बीच फोर्स मैक्सिमम हो तो Q रेशियो Q क्या होगा? कैपिटल Q रेशियो स्मॉल q. अब यहाँ पर समझ लीजिए सिस्टम जो हमारा बन रहा है वो सिस्टम कैसा बन रहा है? सपोज देयर आर टू चार्जेस. एक चार्ज आपका हो गया स्मॉल q, दूसरा चार्ज क्या हो गया? कैपिटल Q माइनस स्मॉल q. ठीक है? इनके बीच जो फोर्स वर्क कर रहा है वो मैक्सिमम है, और लेट वी कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r. ये हमने लेट. क्लियर? कंसीडर कर लीजिए डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच? r. अगर r डिस्टेंस है तो वो भी समझ लीजिए फॉर मैक्सिमम फोर्स, जो मैक्सिमम फोर्स होगा, मैक्सिमम फोर्स के लिए जो कंडीशंस बनेंगी
क्या कंडीशंस बनती हैं वो समझिए। मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स के लिए जो कंडीशन होती है वो डी एफ बाई डी आर इज ऑलवेज जीरो। डी एफ बाई डी आर इज ऑलवेज जीरो अगर मैक्सिमम आपको फाइंड करना है। तो ये मैक्सिमा की कंडीशन है। डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हम जब भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जीरो आएगा, और अगर जीरो आ जाता है तो ये मैक्सिमा कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ये इसकी मैक्सिमा की कंडीशन है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा, डी अपॉन डी आर इंटू एफ दैट इज इक्वल जीरो। एफ की वैल्यू यहाँ से फाइंड करिए, डी अपॉन डी आर, ठीक है, और 1 मिनट, डी अपॉन डी आर, ओके, डी अपॉन डी आर नहीं होगा बेटा। अगर मैक्सिमा कंडीशंस है तो हम चार्ज के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या होगा, डी एफ बाई डी क्यू इज इक्वल जीरो। वैल्यू प्लेस करेंगे तो डी बाई डी क्यू इंटू क्या होगा, एफ इज इक्वल जीरो। फोर्स कितना आएगा इस कंडीशन में, डी बाई डी क्यू। फोर्स जो आपका आएगा वो आएगा के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, दैट इज इक्वल जीरो। जो कांस्टेंट टर्म है ये सारे टर्म हम बाहर ले आएंगे। कांस्टेंट टर्म्स को जब हम बाहर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, के अपॉन आर स्क्वायर डी बाई डी क्यू। डी बाई डी क्यू आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बचेगा आपका, ये आपका रहेगा स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू स्क्वायर। समझ लीजिए, क्यू इंटू क्यू और क्यू इंटू क्यू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर। अब देखो ये दोनों किसके इक्वल हैं, जीरो। तो ये सब कुछ उधर ट्रांसफर होगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये क्या होगा, डी बाई डी क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस डी बाई डी क्यू इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल जीरो। क्लियर, इसका डिफरेंशिएशन करिए तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा q इंटू वन माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2q जीरो। 2q उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा, q इज इक्वल 2q। क्लियर। अब अगर आप बात करते हो तो ये जो q होगा, q रेशियो q करना है तो इसको इधर ले आइए तो ये क्या होगा, q बाई q इज इक्वल टू, या हम इसको लिख सकते हैं q रेशियो q इज इक्वल 2 रेशियो 1। तो एक बात याद रखो कि अगर दो चार्जेस के बीच फोर्स मैक्सिमम है तो चार्ज के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा फोर्स का वो हमेशा जीरो आएगा। चार्ज के रेस्पेक्ट में फोर्स का डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो आएगा। अगर आप इस कंडीशन को अप्लाई कर लेते हो देन यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ चार्जेस दोज आर रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ द सेपरेशन इज एट एनी पॉइंट। क्लियर, सेपरेशन कुछ भी हो, मैक्सिमम फोर्स अगर हमको फाइंड करना है तो ये कंडीशन हमको अप्लाई करनी पड़ेगी। और ये जो कंडीशन होती है ये कंडीशन किसके लिए बोली जाती है, फॉर मैक्सिमा। क्लियर, ये मैक्सिमा की कंडीशन। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर 4 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल 2 माइक्रोकूलम, QB is equal minus 5 microcoulomb, QC is equal 2 microcoulomb and QD is equal minus 5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of a square? ओहो, center of a square, स्क्वायर के सेंटर पे आपको चार्जेस फाइंड करने हैं और जो आपका सेंटर, सपोज ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ऑब्वियसली इक्वल होंगी साइड्स। ये A, ये B, ये C, ये D। एक बात याद रखना, जो अरेंजमेंट लेना ABCD का वो कंटिन्यूअस लेना, ऐसा मत कर देना ABCD, कंटिन्यूअस लेना, चाहे जहाँ से स्टार्ट करो उससे फर्क नहीं पड़ता,
अरेंजमेंट बस कंटिन्यूअस होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कितना कितना दिया है, ए पर दिया है 2 माइक्रोकूलम, बी पर कितना दिया है -5 माइक्रोकूलम, सी पर कितना दिया है फिर से 2 माइक्रोकूलम, डी पर -5 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर देखिए व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 कूलम माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब देखिए सेंटर का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमको क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट पर हमको फाइंड करना है फोर्स। कितना चार्ज यहाँ रखा है 1 माइक्रोकूलम। अब एक सिंपल सी बात समझिए, कितना होगा इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या मालूम है, क्यू ए किसके इक्वल है, क्यू सी के इक्वल है, कितना 2 माइक्रोकूलम। सेकंड आपको दिया है क्यू बी इज इक्वल क्यू डी दैट इज इक्वल -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, सपोज ये सेंटर ओ है, अगर इस सेंटर को आप ओ मान लेते हो तो आप बात करते हो फॉर सेंटर ओ, क्या होगा ए ओ इज इक्वल बी ओ इज इक्वल सी ओ इज इक्वल डी ओ, ठीक है। इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो देखो देन एफ ए वेक्टर जो आपका होगा वो किसके इक्वल होगा। अब देखो एफ ए वेक्टर क्या है, आप यहाँ पर समझिए बड़े ध्यान से कि अगर हम फोर्सेस की बात करें तो इस पॉइंट पर कितने फोर्स लगेंगे, 4। पहला लगेगा ए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो एक फोर्स लगेगा इधर, ये क्या हो गया एफ ए। ये सी भी पॉजिटिव, ओ भी ये 1 कूलम भी पॉजिटिव, तो एक फोर्स लगेगा इधर, ये क्या हो गया एफ सी। ये निगेटिव है, ये भी, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये क्या होगा एफ बी। ये निगेटिव, ये इसको अट्रैक्ट फिर से करेगा, तो ये क्या होगा एफ डी। 4 फोर्स है, क्लियर। अब अगर हम यहाँ से चारों फोर्सेस की बात करें तो चारों फोर्सेस की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो चारों फोर्सेस की वैल्यू क्या आएगी, देखो एफ ए इज इक्वल क्या आएगा के इंटू क्यू ए इंटू क्यू ओ, ये ओ पर रखा है, अपॉन इसको हम मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस थी इसको हमने मान लिया आर लेंथ, अपॉन आर स्क्वायर। एफ सी कितना आएगा, वो भी इतना ही आएगा, के इंटू क्यू सी इंटू क्यू ओ अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अगर इन दोनों से हम देखें तो इन दोनों से हमको रिलेशन क्या मिला, इन दोनों से हमको रिलेशन ये मिल रहा है कि जो एफ ए वेक्टर होगा वो माइनस एफ सी वेक्टर के इक्वल होगा। समझ लीजिए ये दोनों फोर्स कैसे हैं इक्वल, क्योंकि क्यू ए और क्यू सी इक्वल थे, सेंटर पर जो चार्ज रखा है वो दोनों में कॉमन आएगा, डिस्टेंस भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो एफ ए और एफ सी मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो गए। बट डायरेक्शनली डायग्राम से अपोजिट आ रहे हैं, तो एफ ए वेक्टर इज इक्वल माइनस एफ सी वेक्टर। बाकी के 2 फोर्सेस की बात करते हैं तो बाकी के 2 फोर्स कितने होंगे, एफ बी इज इक्वल के इंटू क्यू बी इंटू क्यू ओ अपॉन आर स्क्वायर, और जो एफ डी होगा वो किसके इक्वल होगा, के क्यू डी इंटू क्यू ओ अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। अब देखो क्यू बी और क्यू डी इक्वल है, क्यू बी और क्यू डी इक्वल है, तो ये दोनों भी कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अगर ये दोनों भी इक्वल हो गए तो ये दोनों इक्वल होने से क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से आपको मिलेगा एफ बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, माइनस एफ डी वेक्टर के, ठीक है। ये सब कुछ आपको मिल गया। अब हम फाइंड करते हैं नाउ नेट फोर्स एट सेंटर, नेट फोर्स एट सेंटर। सेंटर पर नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एफ इज इक्वल एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर प्लस एफ डी वेक्टर,
अब देखो एफ ए इज इक्वल अगर आप वैल्यू रखते हो तो ये माइनस एफ सी वैक्टर आएगा प्लस एफ बी वैक्टर की जगह क्या लिख सकते हो, एफ बी वैक्टर इज इक्वल होता है माइनस एफ डी वैक्टर प्लस एफ सी वैक्टर प्लस एफ डी वैक्टर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो कितना बचेगा, नेट फोर्स एट द सेंटर इज इक्वल 0। दिस इज अवर आंसर। क्लियर? बड़ा आसानी से समझ लीजिए, डायग्राम आप बना लेते हो, डायग्राम में जो आपके ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, ये तो आपको गिवन है, ठीक है। और सेंटर की अगर बात करी जा रही है तो चारों कॉर्नर से डिस्टेंस भी इक्वल होगी, हमने डिस्टेंस मान ली आर। हम चार्जेस की वैल्यू को प्लेस करते हैं तो एफ ए कितना आता है, के इंटू क्यू ए इंटू क्यू ओ अपॉन आर स्क्वायर, क्यू ए और एफ सी कितना आता है, के इंटू क्यू सी इंटू क्यू ओ अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो क्यू ए और क्यू सी कैसा है, इक्वल है, क्यू ए क्यू सी इक्वल है तो एफ ए इज इक्वल कितना होगा, एफ सी, बट डायरेक्शनली अपोजिट है, तो डायरेक्शनली अपोजिट होने का मतलब है ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है?